नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे बुनियादी और रोचक हिस्सा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है तथा मानव ने कैसे पत्थर के औजार बनाए, किस प्रकार आग का आविष्कार किया और कैसे शिकारी से किसान बनने तक की यात्रा को तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे प्राचीन कहानी से पाषाण युग से लेकर के सभ्यता तक के सफ़र को। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है। इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जो सबसे पहला कालखंड होता है उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। इसके बाद वाले कालखंड को आदि ऐतिहासिक युग बोला जाता है और इसके बाद वाले को ऐतिहासिक युग कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का बात करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड को प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अभी तक प्राग ऐतिहासिक काल का कोई भी हमें लिखित रूप से साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। लिखित साक्ष्य इसका नहीं प्राप्त हुआ है। और अगर हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य का बात करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को ज़रूर प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और पुरातात्विक साक्ष्यों का अगर हम लोग बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि प्राचीन मानव के मृदभांड हो गए, गुफा शैल चित्र हो गए जो जहाँ पे लोग निवास किए थे, और जो इनके मृदभांड हो गए वो हो गए, और ऊपर से इनके जो औजार हो गए, तो वो सभी के रूप पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में मूलतः हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। तो आइए इसी को आज का टॉपिक हम लोगों का प्रमुख रूप से पाषाण काल ही रहने वाला है। इसके बाद का जो टाइम आता है उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर इस काल के का हम लोग बात करें लिखित साक्ष्यों का, तो इस टाइम का हम लोग को लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या है कि इस टाइम के आदि ऐतिहासिक काल का जो भी हम लोगों को लिखित साक्ष्य प्राप्त मिला है उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये पढ़ने योग्य नहीं है। और अगर हम लोग बात करें इसके पुरातात्विक साक्ष्यों का, तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में इसका भी मृदभांड हो गए, मुहर हो गया, और जो भी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हो गए, जो उनके अवशेष हैं, वो सभी के सभी हमें आदि ऐतिहासिक युग का प्राप्त होता है। अगर हम लोग आदि ऐतिहासिक युग का बात करें तो आदि ऐतिहासिक युग में प्रमुखता हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है इसको ऐतिहासिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। ऐतिहासिक काल में मुख्यतः
हम लोग मगध का उत्कर्ष हो गया। ये इसका अगर ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड का हम लोग बात करेंगे तो ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के बाद, इसके बाद के है ना इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक युग के रूप में जानते हैं। अगर इसके हम लोग है ना लिखित साक्ष्यों का बात करें तो इसका भी हम लोग का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है और ये पढ़ने योग्य है। ऐतिहासिक युग के जो भी हम लोग को साक्ष्य मिलता है, पुस्तकें हो गई, उनके लिखित हो गए, लिखित साक्ष्य हो गए, इसको पढ़ा गया है। और पुरातात्विक साक्ष्यों का बात करें तो इसका भी बहुत सारा अवशेष मिलता है, जो हथियार वगैरह है वो सब मिलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीक़ा से जानेंगे। ऐतिहासिक युग में मूलतः हम लोग देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ का इतिहास को, इसमें हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध के बाद हो गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद का जो भी घटनाएं होंगी सब ऐतिहासिक युग के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अभी तक हम लोग जान लिए कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, और कौन सा किस में आता है और किसका लिखित साक्ष्य प्राप्त है नहीं है, कौन सा पढ़ने लायक है नहीं पढ़ने लायक है, किस किस का पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को मिलता है, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को आज जो देखना है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखना है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य के जीवन शैली को हम लोग को जानना है। प्राग ऐतिहासिक काल का मनुष्य किस प्रकार से निवास करता था इसके बारे में जानना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को पाषाण काल मुख्यतः देखने को मिलता है। दोस्तों, पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। तो मूलतः पत्थर के नाम पर ही है ना इसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो ज़्यादातर गतिविधियाँ होती थी वो पत्थर के औजारों के द्वारा संचालित होती थी। मनुष्य के ज़्यादातर जो औजार थे, हथियार वगैरह हो गए, वो सब किससे बने हुए थे, तो पाषाण के बने हुए थे। इसलिए इसको हम लोग पाषाण काल के रूप में जानते हैं। दोस्तों, पाषाण काल का अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाण काल का अगर हम लोग बात करें है ना तो रॉबर्ट ब्रूस ने तमिलनाडु के पल्लवरम में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान का प्रारंभ किया था। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पाषाण काल को, तो पाषाण काल को मुख्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक हो जाता है पूरा पाषाण काल, एक हो जाता है मध्य पाषाण काल और एक हो जाता है नव पाषाण काल। इसमें हम लोग देखेंगे कि तीनों कालखंडों में किस प्रकार से मनुष्य की गतिविधियाँ, हमारे जीवन शैली में बदलाव आता है, क्या किस तरीके से वो अपने जीवन शैली को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य का जीवन था पूर्णतः वो शिकार पे केंद्रित था। पूरा पाषाण कालीन जो मनुष्य था वो किस पे केंद्रित था, तो शिकार पे केंद्रित था। पूरा पाषाण काल में हम लोगों को कृषि का कहीं भी साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि जो पूरा पाषाण कालीन मनुष्य था वो कृषि से अनजान था, अनभिज्ञ था। कृषि के बारे में इसको ज्ञान नहीं था। इसका जो प्रमुख खाने पीने का होता था वो शिकार होता था, खाद्य संग्रह होते थे कुछ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल के है ना औजारों का, वो पत्थर के बने थे, इतना इसको भी हम लोगों को याद रखना है। और महत्वपूर्ण अगर हम लोग पूरा पाषाण काल के खोज का अगर बात करें तो इसमें हो जाता है आग की खोज। और दोस्तों, अगर हम लोग जानेंगे है ना कि किस प्रकार से आग की खोज हुआ है, तो ये कोई कहानी नहीं है ना, एक प्रकार का एक बोल सकते हैं हम लोग कि
अनजाने में ही प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा ये सब खोज किया गया था। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो इनके औजार थे वो पत्थर के बने हुए थे। हो सकता है कि उसमें धार या ऐसा कुछ उसको बनाने में ही चिंगारी के रूप में मनुष्य ने इसको देखा होगा, और जिसका इस्तेमाल ये लोग आग के रूप में, आग जलाने के रूप में किए होंगे। अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल को भी हमें 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। एक हो जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, एक हो जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और एक हो जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। तो तीनों को है ना, इसके जो क्या बोलते हैं पत्थर के औजार हो गए, उसी के आधार पे अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया जाता है। निम्न पूरा पाषाण जो था, इसका जो भी औजार था वो बड़ा साइज का था, बहुत बड़ा साइज का औजार हो गया। और इसके जो उपकरण प्राप्त हुए सर्वप्रथम वो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो निम्न पूरा पाषाण के जो भी औजार मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। और पाकिस्तान में पड़ती है सोहन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की छोटी एक सहायक नदी है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण को है ना, जो क्या बोलते हैं, इसका जो औजार था वो क्वार्टजाइज पत्थर से निर्मित था। इसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल में जो प्रमुख पाषाणों उपकरण थे वो ब्लेड के आकार के बने हुए थे, यानी छोटे हो गए थे और बहुत ही धारदार आकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को पूरा पाषाण काल में इतना बस याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि क्या पूरा पाषाण कालीन मानव को कृषि का ज्ञान था, तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना। क्या पूरा पाषाण कालीन मानव को है ना पशुपालन का ज्ञान था, तो बिल्कुल भी नहीं था। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन यापन कैसे गुजरता था, तो पूरी तरह से शिकार पे गुजरता था। इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। आगे है मध्य पाषाण काल। अगर हम लोग बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के टाइम में मनुष्य के जीवन में थोड़ा चेंजेस आता है। जो प्रारंभिक आदि मानव थे उनके जीवन में चेंजिंग आता है। और यहाँ पे क्या करता है कि सर्वप्रथम मनुष्य पशुपालन को प्रारंभ कर देता है। मनुष्य ने पशुपालन को क्या किया, प्रारंभ कर दिया। और इसका उल्लेख हम लोगों को आजमगढ़ और बागोर से मिलता है। ये आजमगढ़ जो है आपका है ना, एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागोर जो है ये राजस्थान के एरिया में पड़ता है। अगर हम लोग बात करें है ना, तो सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर का भी उल्लेख हम लोगों को मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मानव अस्थि पंजर का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से काल से प्राप्त होता है, तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। और मध्य पाषाण काल की जो हथियार थे है ना, औजार होते, ये आपके हड्डी सिंग से प्राप्त होते हैं। मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन प्रारंभ कर दिया। पशुपालन का अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम किस जानवर को इन्होंने पालतू बनाया था, तो याद रखना है कुत्ता को इन्होंने सर्वप्रथम पालतू बनाया। कुत्ता को बनाया, उसके बाद सूअर हो गया, भेड़ हो गई, इन सबों को पालतू बनाने लगे। और इनके जो उपकरण होते थे वो किसके बने हुए थे, हथियार जो वो हड्डी सिंग से निर्मित होते थे। यानी कि जो पूरा पाषाण काल था उससे बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है। मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन आरंभ कर दिया तो ये लोग चारागाह के खोजने लगे। जहाँ पे भी चारागाह होता था वहाँ पे जा कर के पशुओं को चराते थे। यानी कि अभी भी जो मनुष्य है वो स्थिर नहीं था। ठीक है, इसके बाद आता है, अगर हम लोग बात करें प्रमुख स्थल, भारत में प्रमुख स्थल के बारे में है ना, तो महदहा, सराय नहर राय, दमदमा यूपी का क्षेत्र है। ये सब पे हम लोगों को मध्य पाषाण काल का उल्लेख प्राप्त मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो 41 मानव समाधान का भी उल्लेख हम लोगों को मध्य पाषाण कालीन संबंधित ही मिला है। ये दमदमा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है,
इसके बाद है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य के जीवन में स्थिरता आ गई। स्थिरता कैसे आई? तो नवपाषाण काल में क्या होता है कि मनुष्य ने किसका प्रारंभ कर दिया था? खेती यानी कृषि का प्रारंभ कर दिया। जब मनुष्य के जीवन में कृषि आ गया तो कृषि क्या होता है? एक लंबे कालखंड में उसको सींचा जाता है, बोया जाता है ना, तो ऐसे ऐसे करके उगाया जाता है, तो उसको देखना पड़ता था। तो इसलिए मनुष्य अब स्थिर हो गया। मनुष्य ने घर बनाए, वहाँ पे निवास करने लगे कबीला के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आ जाती है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में स्थिरता आ जाती है, मनुष्य बहुत ही ज़्यादा पशुपालन करने लगता है। अगर हम लोग बात करें प्राचीनतम कृषि साक्ष्यों की, तो जो सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है हम लोगों को, चावल का साक्ष्य मिलता है, ये लहुरादेव यूपी से प्राप्त होता है। और गेहूं का अगर हम लोग बात करें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। वही अगर हम लोग चावल का बात कर रहे हैं ना, तो अगर बोलेगा कि ये देखिए, ये नवीन जो लहुरादेव यूपी का है ना, ये उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला में स्थित है लहुरादेव, वहाँ से प्राप्त हुआ है। ये नवीनतम खोज के आधार पर हो जाएगा। अगर पुराना अगर बोल देगा है ना, इससे पहले कौन सा था चावल का प्राचीनतम साक्ष्य वाला, तो ये कोल्डिहवा था, कोल्डिहवा से मिला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका इसका हो जाएगा। वही नवपाषाण काल में हम लोग देखते हैं ना कि जो मानव के साथ है ना कुत्ते के दफनाए की प्रथा का साक्ष्य मिलता है। कुत्ते के साथ दफनाने की प्रथा का साक्ष्य मिलता है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये बुर्जहुम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। इसमें मालिक के साथ क्या किया गया था? कुत्ते को भी दफनाया जाने लगा। इस काल का बहुत सारा चीज़ें और भी मिलता है, जैसे कि न सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हो गया था। इसी काल में क्या किया गया? तो गेहूँ यानी जौ की खेती का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब करना प्रारंभ हो गया था। नवीनतम खोजों के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल हो जाएगा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में स्थित लहुरादेव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल का साक्ष्य मिलता है। तो लहुरादेव से 9000 से 700 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ईसा पूर्व तक का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नवीनतम खोज से है ना पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। यहाँ से क्या मिला था? तो गेहूं का साक्ष्य मिला था। और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल अगर बोला जाए तो ये हो जाता है हम लोगों का कोल्डिहवा। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद की जो संस्कृति हम लोगों को देखने को मिलती है वो होती है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो अगर हम लोग बात करें हैं इसका नाम क्यों पड़ गया ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, तो दोस्तों है ना इस काल में मनुष्य न पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का उपयोग करने लगा। ठीक है, इसी कारण इस काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। धातुओं में मनुष्य ने सबसे पहले तांबे के धातु का प्रयोग किया। ठीक है, जो संभवतः 5000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। और ताम्रपाषाण कालीन का अर्थ है कि पत्थर एवं तांबे के उपयोग की अवस्था। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है ना कृषक ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थी। अगर वही हम लोग बात करें ना तो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो बहुत सारी बस्तियाँ हो जाएगी। दक्षिण पूर्व में राजस्थान हो जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा, और
महाराष्ट्र का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में, है ना, तो समानता इसमें क्या हुआ था कि पत्थर के साथ साथ, है ना, तांबे का उपयोग किया जाने लगा था, क्योंकि तांबे का, है ना, आविष्कार हो गया था, खोज हो गया था, तांबे का खोज हो गया था। और तांबा ऐसा माना जाता है कि यह प्रथम धातु के रूप में थी, ठीक है। और अगर वही हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी, तो दक्षिण में एक फेमस संस्कृति थी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसको आहार या बनास संस्कृति के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आहार जो संस्कृति था, इसका प्रमुख स्थल, है ना, आहार था। और इसका जो प्राचीनतम नाम था ये ताम्बवती था। ताम्बवती मतलब कि तांबों का शहर, ठीक है, तांबों वाली जगह। ये हो जाएगी तांबों वाली जगह, ठीक है। और गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। स्थानीय केंद्र कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गिलुंद। कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी आपका राजस्थान में है, ठीक है। इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, है ना, अगर हम लोग बात करें तो आहाड़, है ना, बलाथल, गिंदुल, बागोर, आजियाना, ये पुरातन स्थल बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो एक पश्चिमी मध्य प्रदेश के एरिया में संस्कृति थी, जिसको मालवा संस्कृति के रूप में हम लोग जानते हैं। ये भी एक ताम्रपाषाण कालीन ही संस्कृति थी, ठीक है। अगर हम लोग प्रमुख स्थल का बात करेंगे कायथा संस्कृति या मालवा संस्कृति के बारे में, तो यह है ना नावदा टोली में इसका प्रमुख स्थल मिलता है। ये जो कायथा संस्कृति थी, ये पूर्णतः किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त मिलते हैं। इसको वो हम लोग नोट कर लेंगे, ध्यान में रखना है कि जो कायथा संस्कृति थी, इसकी किलेबंद बस्तियों का साक्ष्य मिलता है। अगर हम लोग कायथा संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो कायथा के मृत भांडों पर पाक के हड़प्पन, है ना, हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ से स्टेटाइट और कॉर्नेलिन जैसी कीमती पत्थरों के, है ना, हार प्राप्त हुए हैं। याद रखना है कि स्टेटाइल और कॉर्नेलिन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। कायथा संस्कृति जो कि हड़प्पा संस्कृति के, ना, कनिष्ठ सबसे करीबी संस्कृति के रूप में जाना जाता है, समकालीन संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी हम लोगों को याद में रखना है। आगे है इसके बाद, है ना, कि एक महाराष्ट्र में संस्कृति थी जिसको जोरवे संस्कृति के रूप में जाना जाता था। तो जोरवे एक स्थल है महाराष्ट्र का जिसके नाम पे जोरवे पड़ा था। तो यहाँ से हम लोगों को पटसन का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। कपास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कपास का मिलता है हम लोगों को सिंधु सभ्यता से। और पटसन का साक्ष्य सबसे प्राचीनतम कहाँ से मिल रहा है, तो महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति से हम लोग को प्राप्त कर रहे हैं इसको, ठीक है। जोरवे हो जाएगा। इसके बाद है कि दैमाबाद जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। इसको भी हम लोगों को याद रखना है। दैमाबाद जो है ये जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। और दैमाबाद कौन से नदी पे है, तो ये गोदावरी नदी के तट पे है। गोदावरी की नदी के तट पे हो जाएगा। और ये सबसे पुराना, है ना, सबसे पुरातन स्थल जोरवे संस्कृति का है और सबसे बड़ा स्थल भी है। ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है, 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
इसको भी याद रखना है। इसके बाद आता है ना इनाम गांव। इनाम गांव भी ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ये भी जोरवे संस्कृति का ही हो जाता है, एरिया हो जाता है। और अगर हम लोग इनाम गांव का बात करेंगे है ना, तो इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है हम लोगों को। इनाम गांव में इनाम गांव से हम लोगों को किसकी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है ना, ये हम लोगों को प्राप्त होता है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाली है ना ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। इनाम गांव किससे संबंधित है? तो इनाम गांव हो जाता है जोरवे संस्कृति के स्थल का से संबंधित है। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी भारत बिहार के नुआ एरिया में है ना, यहाँ से भी है ना ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं जो कि प्राप्त हुई हैं, जैसे सेनुआर हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडी हो गया, चिरांद हो गया, चेचर हो गया, यहाँ से मिला हुआ है। आगे है कुछ है ना समाधान की विधियाँ। ये जो था है ना जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी, तो इसमें समाधान कैसे किया जाता है, यानी मनुष्य जब मर जाते थे तो इनको किस प्रकार से जलाया जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोनों से कि दक्षिण भारत में इसको कौन से एरिया में दफनाया जाता था। तो इसका जो सर और पैर का दिशा होता था और पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाए जाते थे। वही अगर हम लोग महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जैसे कि है ना क्वेश्चन अगर हम लोगों को पूछेगा कि प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है, तो ये होता है भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वही क्वेश्चन जब पूछेगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हो जाता है हम लोगों को नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था, तो ये जौ हो जाता है। अगर विकल्प में गेहूँ ना हो तो हम लोग उसको जौ लगा करके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षक कब नियुक्त किया गया था, इसको अगर हम लोग को याद करना है याद कर लेंगे कि 1861 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि 1871 में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण को न सरकार के विभाग के रूप में कब गठित किया गया था, तो 1871 हो जाएगा। वही जब क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों से कि लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत करके है ना किसको इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था, तो 1901 ईस्वी में जॉन मार्शल को बनाया गया था। जॉन मार्शल को बनाया गया था और इन्होंने 1902 में पदभार को संभाला था। इतना था इसके बारे में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में, इसको हम लोग जान लिए। इसके बाद है ना कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं। गणेश्वर जो कि एक स्थान है ना, ये भी संबंधित है उसी सबसे, ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की आपूर्ति करता था। इसको छोड़ दीजिए, जब हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में हड़प्पा सभ्यता को कवर करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। कायथा संस्कृति जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये किससे संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति के सबसे कनिष्ठतम संस्कृति थी। दोस्तों इतना सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर किए हैं और इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है वो हड़प्पा सभ्यता पे संबंधित आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने साथियों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आपके जैसे वीडियो का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।